नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग पॉलिटी के क्रम से वीडियोस को देख रहे हैं, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने संविधान की विशेषता, फिर मौलिक अधिकार, उसके बाद डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और आज हम लोग परिचर्चा करने वाले, इसके बाद संसदीय व्यवस्था, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित कथनों पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक बात मैं आपके सामने क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि किस आर्टिकल में क्या व्यवस्था की गई है और किस तरीके से इसका हम लोग परीक्षोपयोगी तथ्यों को किस प्रकार से हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और निकालेंगे, अपने पास व्यवस्थित रूप से रखेंगे। याद रखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को आपके सामने रख दूँ, जिससे, और वो भी ऐसे तथ्य जो परीक्षोपयोगी हों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज बात करेंगे हम लोग न्यायिक व्यवस्था पर। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए जो अंतिम समय में अपने प्रिपेयर को अंतिम चरण में, अपने प्रिपरेशंस को अंतिम चरण में ले जा करके ये कहिए कि परीक्षा में बैठने ही वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। यदि हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है स्थानीय न्यायालय, उससे ऊपर हाई कोर्ट, और सर्वोपरि क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 100, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 124 से लेकर 147, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 124 से 147 के बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, एक एक करके उनको हम देख लेते हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 124 की, तो उच्चतम न्यायालय के गठन और स्थापना का प्रावधान किसमें किया गया है? देश में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 124 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 124(1) कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 124(2) कहता है सुप्रीम कोर्ट की में नियुक्तियां कैसी होंगी। और अनुच्छेद 124(3) में क्या क्या बताया गया है? योग्यता बताई गई है, और योग्यता में खास तौर पर वही सारी चीज़ें हैं। कुछ एक परिवर्तन है, जो परिवर्तन है मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश व्यक्ति रहा हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक वो क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 या 10 से अधिक वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या फिर वो किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 124(1), 124(2) और 124(3) की। 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है, 2 में इसमें नियुक्तियों की बात है, और 3 में इसकी योग्यता की बात की गई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? अनुच्छेद 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है, कि न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? सचित निधि से दिया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो न्यायाधीशों के वेतन की बात की जा रही है। न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा और कहाँ से दिया जाएगा, इसकी परिचर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 125 में है। बात करते हैं अनुच्छेद 127 की, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश मतलब ऐसे न्यायाधीश बच्चा जिनको किसी एक उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो, तत्पश्चात यदि वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, फिर उन न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। इस तरह के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 127 में किसकी बात की गई है? तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है। अनुच्छेद 128 की बात करें तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 128 क्या करता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए वक्तव्यों का पुनरावलोकन कर सकती है, निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकती है, और किसी भी न्यायिक गतिविधि का पुनरावलोकन कर सकती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से मिलती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 से मिलती है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 143 अनुच्छेद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति जो राष्ट्रपति में है, वो अनुच्छेद 143 के तहत है, कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट
सलाह देगा भी। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। अगर न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, वो जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो सलाह देंगे भी। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह लेने की शक्ति उसके पास अवश्य है अनुच्छेद 143 के तहत। यदि बात करें अनुच्छेद 32 की, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने, ये जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था ये किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकती हैं। उन रिट के तहत आपके मौलिक अधिकारों को आपको दिलाया जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिखा गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान का संरक्षक किसे मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? अभी बहुत बढ़ चुकी है। मैं तब की बात बता रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, तो 7+1 की पॉलिसी थी। किसकी थी? 7+1 की पॉलिसी थी। एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिलाकर ये 8 लोग सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय जज थे। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे। एकदम बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्तमान में जजों की संख्या 1+33 है, 34 हो चुकी है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 65 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? हाँ, कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 है। और संसद के पास ही वह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। हाँ, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके, ऐसे नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। संसद में क्या? महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। ये महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से क्या कराना होता है? पास कराना होता है। तो एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है? उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो याद रखिएगा महाभियोग की बात हम लोग कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति मैं पीछे भी बता चुका हूँ। और मेरे मौलिक अधिकार वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में परिचर्चा किया है। 5 पर परिचर्चा किया है कि वो 5 कौन कौन सी रिट है। प्लेलिस्ट में चले जाइए और पॉलिटी के मेरे चैनल के, तो वहाँ आपको सारी की सारी वीडियोज़ क्रम से मिल जाएंगी किसके बाद क्या पढ़ना है। पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानकारियाँ आपके समझ में आएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वेतन सदैव ही संचित निधि से दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय का वेतन कहाँ से दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का वेतन संचित निधि से आता है। याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो न्यूनतम तो 10 सदस्य हैं, बाकी और भी सदस्य हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य। यदि आप महाभियोग प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं तो पहले लोकसभा में कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं, हम लोग उच्च न्यायालय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उच्च न्यायालय की बात करते हैं। यदि बात उच्च न्यायालय की हो तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 के बीच, किसके बीच? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो भाग याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो भाग 5 में है, लेकिन हाई कोर्ट की अगर आप बात करेंगे, उच्च न्यायालय की अगर आप बात करेंगे, तो उच्च न्यायालय की यदि आप बात करते हैं तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 से 231 में है। और यह भाग कौन सा है? तो भाग 6 है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसी व्यवस्था कहाँ की गई है? ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 214 में की गई है। बात करें अनुच्छेद 216 की, तो उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है 216 में। 214 क्या कहता है? कि राज्य के लिए एक न्यायालय होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 217 देखते हैं। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं कि कैसे किन किन शर्तों के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 219 उन्हें शपथ देने की बात करता है। अनुच्छेद 221 उनके वेतन की बात करता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखते जाइएगा। सारे अनुच्छेद मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 221 वेतन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है तो उसे कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 32 शक्ति देता है। लेकिन यदि हाई कोर्ट रिट जारी करना चाहती है तो उसको ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 226 में किया गया है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करती है। यदि बात करें अनुच्छेद 231 की, 231 की, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। कैसा उच्च न्यायालय हो सकता है? साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। कई राज्य ऐसे हैं आपके यहाँ जिनके साझा उच्च न्यायालय हैं, मतलब कई 2 राज्य हैं लेकिन उनका न्यायालय एक ही है, या 2 से अधिक राज्य हैं उनका न्यायालय क्या है? एक ही है। आइए कुछ साझा उच्च न्यायालय के उदाहरण देख लेते हैं। एक तो पहले मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में कहाँ कहाँ किन किन राज्यों का केस देखा जाता है? तो गोवा का भी देखा जाता है, दादर नगर एवं हवेली का भी देखा जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट की बात करें तो अंडमान निकोबार दोनों का क्या किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार का क्या किया जाता है? कोलकाता के साथ अंडमान एवं निकोबार के भी केसेस देखे जाते हैं। तो ये कॉमन उच्च न्यायालय है। ऐसे ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। याद रखिएगा, कौन सी? गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसमें कई सारे राज्यों के केसेस देखे जाते हैं। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन सब के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट है जिसका नाम क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये बात करें हम किसकी? केरल हाई कोर्ट की, तो केरल हाई कोर्ट में लक्षद्वीप के भी केसेस देखे जाते हैं। मतलब लक्षद्वीप और केरल का एकमात्र ही हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट है। याद रखिएगा। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जो साझा कोर्ट को प्रदर्शित करते हैं, हाई कोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। तो पंजाब हरियाणा में समझ ही रहे हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों है, चंडीगढ़ भी है। तो जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर का भी हाई कोर्ट क्या है? जम्मू और कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए क्या है? समान रूप से काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह की कुछ क्या है, संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं आपके यहाँ। चलिए आगे हम लोग पर चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बस आर्टिकल जरूर याद रखिएगा कि 214 से शुरू होता है हाई कोर्ट का और 124 से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 में राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, इसकी परिचर्चा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और इस तरीके से आप याद रखिएगा 137 को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें पुनरावलोकन की शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को। रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 से दी गई है। 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, मौलिक अधिकारों को क्या करने के लिए? संरक्षित करने के लिए। हाई कोर्ट के जज का वेतन राज्य निधि से दिया जाता है। अभी बात कर रहे थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन तो संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जज का वेतन राज्य निधि से दिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन पेंशन जो मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो तो संचित निधि से दी जाती है, लेकिन उनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्य निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 25 है। सबसे नवीन कौन सी है? अमरावती हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। कितनी है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या? 25 है। और नवीनतम कौन सी है? तो याद रखिएगा अमरावती हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्या दिलाता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय की बात करोगे तो 65 वर्ष होती है। याद रखिएगा इस बात को। ये सारे आपके कुछ क्या थे? अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्हें हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चा? देख लिया है। सारी स्लाइड्स बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया है। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए, जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।